नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, लखीमपुर के किसान ने धान में लगाया आग, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि झारखंड में कोयले की ढुलाई मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कबाड़ में उज्ज्वला योजना, एलपीजी भरवाने के पैसे नहीं तो कबाड़ में बिक रहे सिलेंडर और चूल्हे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। लखीमपुर के किसान ने धान में लगाया आग, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। प्रियंका गांधी ने शनिवार को किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, ऊपर की भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में दो खबरों का जिक्र किया। पहली खबर लखीमपुर में धान खरीदारी से जुड़ी थी, जहां धान न बिकने से परेशान किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। वहीं उन्होंने ललितपुर की घटना का जिक्र किया, जहां खाद के लिए लाइन में खड़े खड़े किसान की मौत हो गई। दरअसल लखीमपुर खीरी में 5 दिनों से धान की बिक्री का इंतजार कर रहे किसान ने परेशान होकर मंडी में पड़ी फसल में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि किसान ने 5 दिन पहले धान की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जब धान नहीं बिके तो उसने परेशान होकर इनमें आग लगा दी। यह देखकर वहां मौजूद अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने तुरंत आग बुझाई और किसान को धान खरीदने का भरोसा दिया। वहीं दूसरी खबर ललितपुर की है। यहाँ एक किसान की खाद के लिए लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान 2 दिन से लाइन में खड़े होकर खाद के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे खाद नहीं मिली। शुक्रवार को उसके सीने में अचानक दर्द हुआ और वो गिर गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्ज्वला योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें भिंड में एक कबाड़ की दुकान में सिलेंडर पड़े नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने लिखा, मध्य प्रदेश के भिंड में इस तरह कबाड़ में बिक रहे हैं मोदी सरकार की सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वाली उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर और चूल्हे भूसे के ढेर में पड़े हैं। यह स्थिति उस प्रदेश की है जहां के जबलपुर में देश के गृह मंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में कोयले की ढुलाई मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग जिले में कोयले की अवैध ढुलाई और उसके भंडारण से संबंधित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने एनजीटी के आदेश के एक हिस्से पर रोक भी लगा दी, जिसमें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी को 3 महीने के भीतर कोयले के स्थानांतरण के लिए झारखंड में हजारीबाग जिले के बड़कागांव में कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि सड़क के जरिए कोयले की ढुलाई से बचा जा सके। जस्टिस एस ए नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने एनजीटी के 6 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली एनटीपीसी की याचिका पर रेल मंत्रालय, झारखंड सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किए। साथ ही पीठ ने कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने की समय सीमा निर्धारित करने संबंधी एनजीटी के निर्देश पर अगले आदेश तक रोक भी लगा दी। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदानों की नीलामी को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केंद्र ने 41 कोयला खदानों की नीलामी का फैसला लिया था, जिसमें से कि 9 खदानें झारखंड में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी, जिस पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रोक लगाने की मांग की थी। झारखंड सरकार का कहना था कि दुनिया भर में फैले महामारी के कारण इन खदानों की नीलामी का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन से आदिवासियों की जिंदगी भी प्रभावित होगी। कोर्ट ने केंद्र को झारखंड सरकार द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया था। इसमें केंद्र द्वारा कमर्शियल उद्देश्यों के लिए राज्य में 9 कोयला ब्लॉक की नीलामी के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने कहा था कि कोयला खनन का झारखंड की विशाल आबादी और वन भूमि पर पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है। साथ ही राज्य सरकार ने कहा था कि केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कबाड़ में उज्ज्वला योजना, एलपीजी भरवाने के पैसे नहीं तो कबाड़ में बिक रहे सिलेंडर और चूल्हे। जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वला योजना लागू करने के बाद भले ही मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, लेकिन महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है। रसोई गैस सिलेंडर, हरी सब्जियां हो या पेट्रोल डीजल, इनकी कीमतें आम जनता की पहुंच से बाहर हो रही है। आलम यह है कि महिलाएं सिलेंडर भरवाने की बजाय फिर से चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है और उज्ज्वला योजना में मिले सिलेंडर हो या आम सिलेंडर घर के एक कोने में पड़े हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस नेता ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उज्ज्वला योजना में मिले गैस सिलेंडर और चूल्हे भूसे के ढेर में पड़े मिले हैं। ऐसे में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं।
कांग्रेस नेता ट्विटर पर वायरल हो रही यह वीडियो मध्य प्रदेश के भिंड जिले की है। इसमें मोदी सरकार की सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वाली उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर और चूल्हे भूसे के ढेर में पड़े हैं और कबाड़ में बिक रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल खड़े किए हैं कि यह स्थिति उस प्रदेश की है जहां के जबलपुर में देश के गृह मंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। महंगाई की मार के कारण लोग वापस चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का बीजेपी पर हमला, कहा सीमाओं पर घमासान है। भारत तो तब भी महान है, पर केंद्र सरकार नाकाम है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा, किसान परेशान है, महंगाई पहुंची आसमान है, सीमाओं पर घमासान है, भारत तो तब भी महान है, पर केंद्र सरकार नाकाम है। राहुल गांधी ने ट्वीट में किसानों का जिक्र किया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। कई दौर की वार्ता के बाद भी किसानों की मांगे केंद्र सरकार ने नहीं मानी। ऐसे में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मेड इन इंडिया को लेकर सरकार दोहरी जुबान में बात कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार मेड इन इंडिया को लेकर दोहरी जुबान में बात कर रही है। उन्होंने मेड इन इंडिया को सरकार का सिर्फ एक जुमला करार दिया। कांग्रेस नेता ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, हमेशा की तरह एक बार फिर दोहरी जुबान, मेड इन इंडिया जुमला। उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया उसमें कहा गया है कि चीन के साथ भारत का व्यापार 49% बढ़ गया है। इससे पहले बृहस्पतिवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत चीन कारोबारी संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें बढ़ते व्यापार असंतुलन और कारोबारी बाधाओं का मुद्दा शामिल है। उन्होंने कहा था, चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है। $14.7 ट्रिलियन सकल घरेलू उत्पाद के साथ चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोविड-19 महामारी के बीच भी चीन एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था रही जिसने 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। विदेश सचिव ने यह भी कहा था कि इस साल के पहले 9 महीनों में चीन के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार 90 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49% अधिक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रविवार को पत्नी और बेटी के साथ बिहार लौटेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के लालू प्रसाद यादव रविवार को बिहार आ रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी पटना आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू यादव को पटना आने को लेकर परिवार के लोगों ने एम्स के डॉक्टर राकेश से सलाह ली है। डॉक्टर की सलाह और सहमति के बाद ही लालू प्रसाद यादव का पटना आना तय हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लालू यादव के पटना आने के बाद उनकी सेहत का ख्याल राबड़ी देवी और मीसा भारती रखेंगी। इसी कारण से दोनों साथ आ रही हैं। डॉक्टरों ने लालू को अधिक लोगों के संपर्क में नहीं आने की सलाह दी है। साथ ही खाने और पानी पीने को लेकर भी डाइट चार्ट दिया है। साथ ही सही वक्त पर दवा लेने और समय समय पर शुगर लेवल चेक करने को कहा है। बता दें कि लालू यादव खुद पटना आने की इच्छा जता रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद तेजस्वी यादव ने बीते दिनों दिल्ली से पटना लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर किया था। तब लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से कहा था कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी बिहार आने को बेताब हैं, मगर उनकी सेहत का ध्यान रखना हम लोगों का काम है। डॉक्टरों से हम लोगों ने सलाह ली है, जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। बता दें कि इससे पूर्व भी लालू प्रसाद यादव की बिहार लौटने की खबर आ रही थी, जिसके लिए पार्टी कार्यालय में तैयारियां भी चल रही थी। इसी बीच पटना आई राबड़ी देवी दिल्ली लौट गईं और उन्होंने बताया था कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसके चलते वो पटना नहीं आ रहे हैं। हालांकि अब लालू यादव का बिहार आने का रास्ता साफ हो गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा चुनाव की तैयारी में टीएमसी, ममता बोली बीजेपी को हराने के लिए हो एकजुट। जी हां दोस्तों, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विधायक लुइजेहो फलेरियो ने कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद लुइजेहो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लुइजेहो के साथ 9 अन्य नेताओं ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया था। तब ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या टीएमसी की नज़र लुइजेहो के सहारे गोवा में पार्टी के विस्तार पर है। अब तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद गोवा के दौरे पर जा रही हैं। ममता बनर्जी 28 अक्टूबर को गोवा पहुंचेंगी। ममता बनर्जी ने 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे गोवा दौरे से पहले ट्वीट कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा है कि 28 अक्टूबर से अपनी पहली गोवा यात्रा की तैयारी करते हुए मैं सभी से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और उसके विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए एकजुट होने का आह्वान करती हूं। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि गोवा के लोगों ने पिछले 10 साल में काफी कुछ झेला है। उन्होंने आगे कहा कि हम एक नई सरकार बनाकर गोवा के लिए एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि ये वास्तव में गोवा के लोगों की सरकार होगी और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होगी।
गौरतलब है कि ममता बनर्जी की पार्टी पहली बार गोवा के चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। ममता बनर्जी ने गोवा दौरे से पहले सभी राजनीतिक दल, व्यक्तियों और संगठनों से बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की अपील कर ये भी साफ कर दिया कि उन्हें गोवा में गठबंधन से भी गुरेज नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी आज दिखाएंगी हरी झंडी, बाराबंकी से होगा 3 यात्राओं का शुभारंभ। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश भर में आज से प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटते हुए रूट तैयार किया गया है। पहला रूट अवध के बाराबंकी और बुंदेलखंड के जिलों को मिलाकर झांसी तक और दूसरा रूट पश्चिमी व ब्रिज क्षेत्र के विभिन्न जिलों के लिए तैयार किया गया है। इसी प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए निर्धारित किया गया है। इन यात्राओं का एक साथ शुभारंभ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा हरी झंडी दिखाकर करेंगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के लिए बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाराबंकी के अलावा यात्रा 2 अन्य शहरों सहारनपुर और वाराणसी से भी यात्रा निकलेंगी। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पूर्व सांसद और पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी PL पुनिया ने बताया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वारा तीनों यात्राओं का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर बाराबंकी जिले से करेंगी। इस मौके पर प्रियंका गांधी वारा पार्टी के 7 संकल्पों के बारे में विस्तार से बताएंगी। पुनिया ने बताया कि प्रतिज्ञा यात्रा का पहला रूट वाराणसी से शुरू होकर रायबरेली में समाप्त होगा, जिसमें चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ व अमेठी जिले शामिल होंगे। दूसरा रूट बाराबंकी से शुरू होकर झांसी में समाप्त होगा, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिले शामिल होंगे। चीन को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा अच्छे दिनों की सरकार में जुमलों की भरमार। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है। वहीं चीन के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया को जुमला करार देते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट का डेटा साझा किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सीमा पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच व्यापार में उछाल आया है। बता दें कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तनाव के बीच भारत और चीन के व्यापार में 49% का इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में जनवरी लेकर सितंबर तक दोनों देशों के बीच कारोबार में 49% का उछाल के साथ $90 अरब तक जा पहुंचा है। इस रिपोर्ट को साझा करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को दोहरी जुबान वाला कहा है। राहुल गांधी ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया है जब PM मोदी ने दिवाली की खरीदारी के लिए लोगों से मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने की अपील की है। PM मोदी ने कहा कि इस दिवाली हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। बता दें कि सरकार हर त्योहार पर मेड इन इंडिया के तहत बने उत्पादों को प्रमुखता देने की अपील करती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपभोक्ता अदालतों की रिक्तियां भरने में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा न्यायाधिकरण नहीं चाहिए तो कानून खत्म करे सरकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला उपभोक्ता फोरमों की रिक्तियां भरने में देरी पर शुक्रवार को फिर नाराजगी जताई। शीर्ष कोर्ट ने कहा, दुर्भाग्य की बात है कि न्यायपालिका को देखना पड़ रहा है कि लोग नियुक्त हैं या नहीं। यह बहुत सुखद स्थिति नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसके आदेश के मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी और यह प्रक्रिया बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के चलते प्रभावित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गत 11 अगस्त को सभी राज्यों और केंद्र सरकार को राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला उपभोक्ता फोरम के खाली पड़े पदों को 8 सप्ताह में भरने का आदेश दिया था और कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं होगा तो संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का आदेश दिया जाएगा। इसके बाद अभी हाल में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पटना पहुंचे कन्हैया, जिग्नेश, हार्दिक, बोले बिहार ने जब जब हल्ला बोला है दिल्ली का तख्त डोला है। दावा अगली बार दोनों जगह बनेगी कांग्रेस सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार कन्हैया कुमार शुक्रवार को पटना पहुंचे। उनके साथ गुजरात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हार्दिक पटेल और विधायक जिग्नेश मेवानी भी थे। तीनों का कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने स्वागत किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार की भूमि परिश्रम की भूमि है। परिश्रम का आदर्श दशरथ मांझी है। गुजरात में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी को बिहार ने महात्मा बना दिया था। वहीं हार्दिक पटेल ने दावा किया कि बिहार से दिल्ली का तख्ता पटल होगा और 2024 में केंद्र तो 2025 में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि देश की एकता को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। बिहार का पुनर्जागरण करना होगा। जो पार्टी इस देश को आज़ादी दिला सकती है वही पार्टी इसे बचा भी सकती है। सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक एकता बेहद जरूरी है। देश में एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं, जो हम जैसे नेताओं को हाथ फैलाकर स्वागत करते हैं। हम जैसे नेताओं का कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है। कांग्रेस में दिक्कत के सवाल पर कन्हैया ने कहा कि जब एक परिवार को छोड़कर कोई दूसरे परिवार में जाता है तो लोग कहते हैं कि नए परिवार में एडजस्ट होने में दिक्कत होती है, लेकिन मुझे कांग्रेस में कोई परेशानी नहीं हो रही है।
सारे चेहरे जाने पहचाने हैं। उन्होंने कहा कि लोग प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास के बारे में बातें करते हैं। भक्त चरण दास के कारण ही आज कन्हैया जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में है। कांग्रेस ने भक्त चरण दास के कारण वेदांता के 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। आदिवासियों की जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, इनका सम्मान कांग्रेस ने किया। इस दौरान कन्हैया ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को अहंकारी बताया। साथ ही रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़कर विरोधियों को नसीहत दी। हार्दिक पटेल ने कहा कि बिहार ने जब जब हल्ला बोल किया है तब तब दिल्ली में तख्ता पलट हुआ है। बिहार से पहले गुजरात में चुनाव होना है। गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाब देगी। जब तक हम जनता के हित के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक देश में विकास संभव नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि 2024 में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी, फिर 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि गुजरात और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए अब में आज सियासी बिगुल फूंकेंगी प्रियंका गांधी। 6 प्रतिज्ञाओं का भी करेंगी ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस शनिवार से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बाराबंकी जिले से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। दरअसल प्रियंका गांधी महिलाओं को 40% टिकट देने की पहली प्रतिज्ञा का ऐलान कर चुकी हैं। बाकी 6 प्रतिज्ञाएं वो कल जाहिर करेंगी। कांग्रेस की पहली प्रतिज्ञा लड़कियों और महिलाओं के लिए थी। उनके लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव के 40% टिकट महिलाओं को देने की प्रतिज्ञा की है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था, आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में मैं बात करना चाहती हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। अब कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर बाराबंकी के एक मैदान में तैयारियां जारी हैं। कुछ नई प्रतिज्ञाओं का ऐलान और उन्हें आवाम तक पहुंचाने के लिए यात्रा की शुरुआत यहीं से की जाएगी। इसी मैदान में प्रियंका एक जनसभा करेंगी और बाराबंकी से झांसी तक का सफर तय करने वाली इस यात्रा को रवाना करेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बताया कि प्रतिज्ञा यात्रा यूपी में कई जगह से अनेक जगह के लिए निकल रही है। बुंदेलखंड की तरफ जाने वाली प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी से शुरू होगी। कांग्रेस ऐसी 3 प्रतिज्ञा यात्राओं एक साथ शुरू कर रही है, जिनमें एक यात्रा वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी होते हुए रायबरेली पहुंचेगी। दूसरी यात्रा बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए झांसी पहुंचेगी। तीसरी यात्रा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए मथुरा पहुंचेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फ्लाइट में अखिलेश प्रियंका के बीच हुई अचानक मुलाकात। जानिए यूपी में क्यों मच गई सियासी हलचल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या अखिलेश और प्रियंका की थोड़े समय की मुलाकात अहम होने वाली है? क्या सपा और कांग्रेस चुनाव में फिर एक साथ दिखाई देंगे? ऐसी तमाम अटकलें उस समय लगाई जाने लगी जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी के बीच दिल्ली से लखनऊ आ रही फ्लाइट में आमना सामना हो गया। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों ने करीब आधे घंटे तक बातचीत की और एक दूसरे का हालचाल पूछा। हालांकि चुनाव में गठबंधन को लेकर अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। वहीं कांग्रेस भी अकेले चुनाव में उतरने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। यूपी चुनाव की तारीखों की घोषणा में भले ही अभी वक्त है, लेकिन राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपस में गठबंधन की भी बात चल रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की एक फोटो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लखनऊ आ रही फ्लाइट में इन दोनों का आमना सामना हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अखिलेश और प्रियंका ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान दोनों के बीच कुछ मिनट तक बातचीत होती रही। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। अखिलेश यादव आज ही दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही अखिलेश वापस लखनऊ लौट रहे थे। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वारा भी लखनऊ आ रही थी। प्रियंका कल बाराबंकी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर आज शाम 6 बजे होगी कांग्रेस सीसी की बैठक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कई सालों से सत्ता में दूर कांग्रेस भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। इसी सिलसिले में आज शाम 6 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को किस तरह से हाशिए से निकला जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी व महासचिव प्रियंका गांधी वारा लगातार मंथन कर रही हैं। बीते 1 साल में यूपी में हुई हर बड़ी घटना पर उन्होंने जमीन पर उतरकर योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। लेकिन कांग्रेस को लगातार उसके कार्यकर्ता बड़ा झटका दे रहे हैं। एक तो कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसके कई कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं।
इसकी बानगी जितिन प्रसाद व ललितेशपति त्रिपाठी के रूप में देखने को मिली, जो कि कई पीढ़ियों से कांग्रेस में थे और काफी कद्दावर माने जाते थे। ऐसे में जब कोई नया बड़ा चेहरा पार्टी से जुड़ नहीं रहा है तो पुराने लोगों को कैसे एकजुट रखा जाए व नए कार्यकर्ताओं को कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, ये चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी है। इसी से पार पाने के लिए भी मंथन किया जा सकता है।